A sequence is a function on a set of natural numbers a sequence is a function on a set of natural numbers such that an is equal to हम ऐसा बोल सकते हैं भाई एफ ऑफ एन के जैसे डिफाइन किया रहेगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई ऐसा पकड़ के चलो, एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं। हम नॉर्मली कैसे करते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते थे। यहाँ पर हम इसको अगर रियल फंक्शन अगर बोलेंगे तो भाई x हमारा कैसा रहता था, रियल नंबर रहता था। अब हमने पहला ही स्टेटमेंट क्या बोला, इट इज अ फंक्शन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब हम नेचुरल नंबर के लिए x नहीं पकड़ेंगे, सीधा n पकड़ के चलेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या बोला भाई, अगर मेरा कोई भी एक an करके डिफाइन किया रहेगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे an इज इक्वल टू बोला रहेगा n स्क्वायर अपॉन n प्लस वन। तो ये जब भी सीक्वेंस शुरू करने के लिए जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप n का वैल्यू हमेशा कहाँ से शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे, एंड ये आपका जाएगा भाई इंफिनिटी पर। ये क्लियर? तो an आपका डिफाइन किया रहेगा, फंक्शन आपका डिफाइन किया रहेगा, बट फंक्शन ये जो है वो कहाँ पर किसके ऊपर अप्लाई होता है जी, ओनली ऑन नेचुरल नंबर्स, ओनली ऑन नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पर कैसा बोल सकते हैं, फंक्शन शॉर्ट में अगर बोलना है तो फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। सीक्वेंस का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा और उसका रेंज अगर रियल नंबर का पार्ट है तो ये बन जाता है भाई हमारा रियल सीक्वेंस, बिकॉज नेचुरल नंबर एक्चुअली आर ऑल्सो रियल नंबर्स। क्या अब देखो, जैसे कि हमने ये एग्जांपल देखा है, यहाँ पर इसका मतलब क्या रहता है, n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये मिलेगा हमें a1, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो a2। तो मतलब a1 मतलब फर्स्ट टर्म, a2 मतलब सेकंड टर्म, n इज इक्वल टू आप जो भी डालो दे उतवा टर्म मिलेगा। 7th डाला 7वां टर्म मिलेगा, 8 डाला 8वां टर्म मिलेगा, 10th डाला 10वां टर्म मिलेगा, लाइकवाइज। चलो हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। लेजस से हमें डिफाइन किया हुआ है जी 1 2 3 4 5। चलो भाई ये सिंपल है, ये पहला वाला क्या डिफाइन करता है भाई, ए एन इज डिफाइंड एज एन। ऊपर वाला रोस्टर मेथड है, नीचे वाला सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर ध्यान दोगे तो। लेट जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 10 12, ये यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए एन मतलब क्या है जी, 2n। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ए एन क्या बोलेंगे, 2n माइनस वन। 0 3 8 15 24 35 48। पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, एन स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर हम ए एन मतलब क्या बोलेंगे, एन स्क्वायर माइनस वन।
find first 10 elements for given sequences. An is equal to n cube minus 2n. An is equal to n plus 1 upon n square plus 1. An is equal to n square minus 2n plus 3. An plus 1 is equal to an plus an minus 1. A1 is 1, A2 is 1. यहाँ पर देखो चौथे वाले में अगर देखोगे A1 और A2 दिया हुआ है तो आप किसके पीछे भागोगे? अब A3, A3 आपको चाहिए रहेगा। अब A3 के लिए आपको n का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा? 2 डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर n का वैल्यू 2 डालोगे तो ये A2 बन जाता है और ये A1 बन जाता है, बट A2 एंड A1 तो दिए हुए हैं तो आपको A3 अपने आप मिल जाता है। समझ में आ रहा है? ट्राई दैट। वी आर सपोज टू फाइंड फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। तो भाई n का वैल्यू आपको सीधा 1 से शुरू करना है। चौथा वाला केस एक्सेप्शन रहेगा, आपको n का वैल्यू A1 या A2 के लिए नहीं डालना पड़ेगा, A3 के लिए डालना पड़ेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला हमारा क्या बनता है? n का वैल्यू हम 1 से शुरू करेंगे। 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 डालेंगे। 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 4, लाइक 8 माइनस 4। 3 क्यूब 27 माइनस 2 इंटू 3 21। 4 क्यूब 64 माइनस 2n 56। 5 क्यूब माइनस दिस 115। 6 cube minus 12, 216 minus 12, 204. 7 cube 343 minus this 329. 8 cube 512 minus 16 496. 9th cube 729 minus 18 711. एंड n इज इक्वल टू 10 डालोगे तो 1000 माइनस 980। ये क्या बन गया जी? हमारा एक सीक्वेंस बन गया। द रीजन व्हाई वी यूज द वर्ड पैटर्न इंस्टेड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बट पैटर्न डिफाइन हुआ रहेगा, डिफाइन किया रहेगा। n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, सिंपल है। ये 1 डालोगे तो आपका 2/2 मतलब 1 बनेगा। n इज इक्वल टू 2 डालोगे तो आपका बनता है भाई 3/5। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 डालोगे तो 4/10। नेक्स्ट 5/10।
17। आपको जैसे चौथे पे जाते हो ना, आपको पैटर्न समझ में आता है। ऊपर जो नंबर है अगले वाले पे नहीं, स्क्वायर प्लस वन है बस। आपका ये 6/26, 7/37, 8/50, 9 कम ऑन, इसी तरीके से आया सबका। वेट, पहले ही टर्म 2/2 आया था ना। नेक्स्ट है 11/100, ये वजह आपके फर्स्ट है। नेक्स्ट बोलो। 1 - 2 + 3, 2² -4 + 3, 3² + 3, 12, 12 - 6, 4² 16 + 16 - 8, 8, 8 + 3 11, 25 15 + 3 18, 36 - 12, 24 + 3 27, 7² 49 - 35। हमें देखो यहाँ पर भी पैटर्न दिखाई देता है, +1 +3 +5 +7 +9 +11 करके भी जा रहा है। अब यहाँ पर 11 करके आया तो यहाँ पर 13 ऐड करेंगे, यहाँ पर 51 आना चाहिए, फिर यहाँ पर हम 15 ऐड करेंगे तो ये 66 आएगा। लाइकवाइज कितने टर्म्स हुए? 9 टर्म्स हुए। 10वां टर्म चाहिए, 10² 80 83। यस, 1 डालेंगे तो 1 - 2, 1 - 2 -1 -1 + 3। आपने क्या किया? ओके, अब देखो नेक्स्ट वाले के लिए आपको A1 एंड A2 ऑलरेडी पता है, मतलब 1 एंड 1 दिया है, बट इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लो कि डिफाइन कैसे किया है। n प्लस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू an प्लस an माइनस 1, मतलब पिछले दो टर्म्स का सम करेंगे तो हमें तीसरा टर्म मिल रहा है। इसमें अगर मैंने n का वैल्यू अगर 2 डाला तो देखो इसका मतलब क्या होता है, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1, n इज इक्वल टू 2 डाला तो n इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2। तो बेसिकली मेरा जो तीसरा टर्म है वो पहले दो टर्म्स का एडिशन रहेगा, चौथा टर्म दूसरे और तीसरे का सम रहेगा, तीसरे और चौथे का सम पांचवा रहेगा। लाइकवाइज तो 1 एंड 1 ये हो गया जी 2, ये दोनों का सम 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 8 + 13 21, लाइकवाइज 34, 55, यहाँ पर ये हो जाएगा जी 89। पैटर्न समझ में आ गया? चौथा वाला केस काफी स्पेशल है, रीजन इसका एक पर्टिकुलर नाम है जी। दिस इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीक्वेंस। जब भी आपका ये टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा, प्रीवियस दो का सम आपका नेक्स्ट वाला टर्म है, दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमें नेचर में दिखाई देता है, स्पेशली दिस इज अ रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ रैबिट्स। ओके, नेक्स्ट वाला n का वैल्यू 1 डालोगे, 1 - 1 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, +1, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म विल बी 1।
एन का वैल्यू 2 डालोगे, 2² माइनस 2, 2 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, एन का वैल्यू 3। समझ में आ रहा है ना क्या करना है आपका? सिर्फ कैलकुलेशन रहेगा। 3² माइनस 3 6, 6/2 3, 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3 कितना रहेगा? 10/3। नेक्स्ट एन का वैल्यू 4 डाला, 4² माइनस 4 12, 12/2 6, 6 प्लस 1/4, नेक्स्ट एन का वैल्यू 5 डालते हैं, 5² माइनस 5 20, 20/2 10, 10 प्लस 1/5, 10 प्लस 1/5, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है जी। पहले 10 टर्म्स, ओके। देखो हम सीक्वेंस पे ज्यादा काम नहीं करते हैं। जैसे हमने रिलेशन एंड फंक्शन पे जब स्टडी किया था, हमने रिलेशन पे ज्यादा काम नहीं किया था, हमने सबसे ज्यादा काम फंक्शन पे किया था। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है जी? इट इज अ फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर्स जिसका रेंज क्या रहेगा? एक रियल नंबर रहेगा। हमने n के वैल्यूज नेचुरल नंबर डाले, बट इवेंचुअली हमें जो एलिमेंट्स मिले वो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। देखो हम टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हुए चल रहे हैं। हमने सीक्वेंस क्या रहता है वो देख लिया। सीक्वेंस मतलब हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने वाला कलेक्शन ऑफ नंबर्स रहेगा। अब ये सीरीज क्या है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तुम लोग अनंतर बोला बरा, कौन किसको पूछ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा तो तू मत पूछ, और तुझे बताने का इतना शौक है तो राज तू सामने आकर पढ़ा। बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैं आगे बक रहा हूँ तब 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 क्यों करना है? सीरीज, if a1 a2 a3 a4 up to let's just say an represents a sequence, then expression a1 plus a2 plus a3 plus a4 up to an represents a series, that is sum of all elements in a sequence. अब यहाँ पर अगर an मतलब अगर हम nth एलिमेंट बोल रहे हैं, n का वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो सीरीज के अंदर आपके फाइनाइट ही एलिमेंट्स रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आपका इन्फिनिट सीक्वेंस अगर रहेगा उसके समेशन में आपके इन्फिनिट नंबर्स आएंगे।
अब देखो हमने सीक्वेंस देखा, हमने सीरीज देखा, अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले टर्म के ऊपर, दैट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या रहता है? एवरी सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न का ही फॉलो करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमने देखा मल्टीपल पैटर्न्स कैन बी मेड, बराबर है, बट प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर पैटर्न को ही फॉलो करता है, स्पेशल पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल्स देखे, हमने जो सीक्वेंसेस बनाए, उसमें से कोई भी दो पड़ोसी नंबर, कोई भी दो एडजेसेंट नंबर्स अगर उठा है, उनके बीच में कोई भी स्पेशल रिलेशन हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो प्रोग्रेशन मतलब क्या है भाई? ये स्पेशल पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीक्वेंस है। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट नॉट एवरी सीक्वेंस विल बी अ प्रोग्रेशन। जैसा हमारा रिलेशन और फंक्शन के लिए था, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। बेसिकली फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। Similarly, every progression is a sequence, but not every sequence will be a progression. Means progression is a special sequence. अभी डिफाइन कैसे किया है? अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस रहेगा, जैसे ये जा रहा है भाई आपका n नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने अगर कोई भी दो पड़ोसी नंबर उठाए, उनके बीच में जो रिलेशन है वो थ्रू एंड थ्रू कांस्टेंट रहेगा। मैंने पहला और दूसरा उठाया, मैंने दूसरा और तीसरा उठाया, मैंने तीसरा और चौथा उठाया, या फिर मैंने लास्ट एंड सेकंड लास्ट उठाया, कोई भी दो पड़ोसी टर्म्स, कोई भी दो एडजेसेंट टर्म्स जो भी रहेंगे, उनके बीच का रिलेशन थ्रू आउट द सीक्वेंस कैसा रहेगा जी? कांस्टेंट रहेगा। काफी स्पेशल कैसे है, बराबर है। तो अगर ये रिलेशन अगर कांस्टेंट है, सच काइंड ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। अब रिलेशन क्या है, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन रहेगा, बट ये रिलेशन जो भी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट रहेगा। ये समझ में आ रहा है? इसको हम जब डिफाइन करेंगे, टाइपोलॉजी देखेंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो प्रोग्रेशन के लिए हम शुरुआत करेंगे भाई, इट इज नॉट नेसेसरी दैट sequence follows a certain pattern. When sequences follows a certain pattern, those are called as progressions. ये देखो जी, ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, इसका टेक्निकल डेफिनेशन अब हम लिखने वाले हैं। प्रोग्रेशन का ओरिजिन क्या है? सीक्वेंस का नंबर ऑफ पैटर्न रहता है, बट उसमें से एक सर्टन पैटर्न हमेशा सीक्वेंस फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर कोई सीक्वेंसेस है ऐसे जो एक सर्टन पैटर्न को फॉलो करता है, उनको क्या कहलाएंगे जी? हम प्रोग्रेशन कहलाएंगे। अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। When any two consecutive terms are selected, and a relation between a term
and its previous term is always constant. Then such sequence is called progression. When any two consecutive terms are selected, कोई भी दो पड़ोसी, consecutive मतलब एक के बाद एक जो रहेंगे वो, and a relation between a term and its previous term, मतलब हमने जो पहला वाला बड़ा वाला टर्म देखा और उसका पिछला वाला टर्म, ये जो दो सेलेक्ट करे उनके बीच का एक रिलेशन देखा, और वो रिलेशन कैसा है जी? ऑलवेज कांस्टेंट। ये रिलेशन कभी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। मतलब देखो पैटर्न क्या है, सर्टेन पैटर्न, मतलब रिलेशन बिटवीन दो पड़ोसी टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये पैटर्न है। इस टाइप के पैटर्न जो फॉलो करते हैं उनको हम बुलाते हैं जी प्रोग्रेशन। उसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स जस्ट से हमारा सीक्वेंस इज दिस 2n-1, इसके अकॉर्डिंग हमारे टर्म्स क्या रहेंगे भाई? 1 3 5 7 9 11, बराबर है। 2n-1 अगर ये सीक्वेंस डिफाइन किया रहेगा तो हमारा ये रहता है सीक्वेंस। अब यहाँ पर कोई भी दो टर्म्स उठा लिए जी और इन दोनों के बीच का रिलेशन देखने के लिए गया। अब यहाँ पर 7-5 इज 2, ये दो टर्म्स 9-7 इज 2, ये दो टर्म्स 13-11 इज 2। मतलब यहाँ पर अगले वाले टर्म का पिछले वाले टर्म से अगर डिफरेंस ले लिया, इट इज ऑलवेज 2, कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे भाई? ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोग्रेशन। ठीक है। लेट जैसे an कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, चलो यही सीक्वेंस ही पकड़ के चलते हैं। 4 रहेगा, फिर -2 रहेगा, फिर +1 रहेगा, फिर -1/2 है, फिर +1/4 है, फिर -1/8 है। कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? 4 को जब मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट वाला नंबर मिल रहा है। मतलब इन दोनों का अगर मैं डिवीजन करूंगा, मतलब -2/4 इट इज -1/2। ये दोनों का डिफरेंस देखो, सॉरी रेशियो देखो, -2/4 -1/2। ये दोनों का 1/-2 अगेन -1/2। ये दोनों का -1/2/1 -1/2। 1/4/-1/2 अगेन -1/2। मतलब रेशियो ऑफ अ टर्म with its previous term is always constant। तो ये भी हमारा क्या रहेगा जी? एक टाइप का प्रोग्रेशन ही रहेगा। 3 6 10 15 21। अब यहाँ पर ना डिफरेंस से कुछ हो रहा है, ना रेशियो से कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? ये हमारा सीक्वेंस तो है, बट क्या ये हमारा प्रोग्रेशन है क्या? दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। अब देखो हमने बोला है व्हेन दो पड़ोसी टर्म, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स
के बीच का रिलेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अब ये रिलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या बढ़ेंगे जी, टाइम टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस बनते हैं। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस, लिख लो। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जी एपी। सेकंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम इसको बुलाते हैं जी जीपी। थर्ड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हम इसको बुलाएंगे जी एचपी। अब ये तीनों प्रोग्रेशन में से जो पहला वाला है, आप इसके साथ फैमिलियर हो, बिफोर 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप इसके साथ ऑलरेडी फैमिलियर हो, बहुत पहले हो चुका है। ये क्लियर है? इसलिए हम शुरुआत यहीं से करेंगे, बट पहले तीनों रफली क्या है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एपी में हमने क्या देखा है, अगर मेरा कोई भी अगर एक टर्म है और ये an माइनस वन मतलब उसके पिछले वाला टर्म, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट होता है। जीपी में क्या रहेगा जी, जो हमारा कोई भी टर्म है और उसका प्रीवियस वाला टर्म है, इनका हम डिफरेंस नहीं लेंगे, इनका हम क्या लेंगे, डिवीजन लेंगे। डिवीजन को हम यहाँ पर रेशियो नाम से पुकारेंगे, तो इनका रेशियो लेंगे। देखो हमने यहाँ पर क्या बात बोली भाई, इनका डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। जीपी के लिए क्या है जी, रेशियो। जो प्रोग्रेशन में हमने डिफाइन किया है, डिफाइन क्या है, रिलेशन बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। अब ये रिलेशन क्या है, एपी के लिए ये रिलेशन इज डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही रिलेशन जीपी के लिए क्या है जी, रेशियो, रेशियो ऑफ अ टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये एचपी क्या रहता है, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, एट द एंड जाएंगे। रीजन, एचपी जो है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एपी के ऊपर डिपेंड। देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन एचपी एंड एपी। शॉर्ट में अगर समझना है, अगर मेरा कोई भी एपी है और उसमें से हर एक टर्म को अगर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, क्या कर दिया जी हमने, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो ना, अगर मेरा कोई टर्म एन है, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये क्या बन जाता है, 1/n। तो अगर मेरा कोई भी एपी है, उसका अगर मैंने रेसिप्रोकल किया तो वो अपने आप क्या बन जाता है, एचपी बन जाता है। इसी का मतलब अगर मेरा कोई एचपी है, उसका रेसिप्रोकल किया तो वो अपने आप एपी बन जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। देखो एपी के साथ ज्यादा नहीं खेलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें हो चुका है, इसको अब जस्ट हम रिकॉल करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। देयर आर गोइंग टू बी सम न्यू थिंग्स, बट वो ज्यादा भी नए नहीं रहेंगे। सो पहले हेडिंग डालो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चलो डिफाइन कर लेते हैं। A progression is called an arithmetic progression when difference between a term and its previous term is always constant.
अब दैट इज an+1 minus an is equal to constant. an minus an minus 1 is equal to constant. आपके कोई भी दो टर्म्स उठा के चलो, बड़ा वाला टर्म माइनस छोटा वाला टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट. This constant is also called as common difference. और ये कांस्टेंट को हम किससे शो करेंगे जी भाई? स्मॉल डी से शो करेंगे. इसको हम कॉमन डिफरेंस बोल के चल रहे हैं. ये क्लियर है? तो मतलब रिलेशन तो पता चल गया हमें. whenever difference between any two consecutive terms is always constant, वो जो सीक्वेंस रहेगा, वो जो प्रोग्रेशन रहेगा, हम उसको क्या बुलाएंगे भाई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बुलाएंगे. चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट जैसे मेरे पास पहला वाला है जी 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है एंड सो ऑन. मेरे पास दूसरा वाला है जी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड मेरे पास नेक्स्ट वाला है जी -50 है, -48 है, फिर -46 है, -44 है, -42 है. क्या ये सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं? देखते हैं. 13 - 11 2, 15 - 13 2. यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? d इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट वाले के लिए d इज ऑल्सो इक्वल टू 2. नेक्स्ट वाले के लिए d इज इक्वल टू 2. तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है. अब ये तीनों प्रोग्रेशंस बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है. बट क्या ये तीनों के तीनों सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं है. रीजन कि भाई ये जब शुरू हुआ, यहाँ पर a1 was 11, यहाँ पर a1 was 2, यहाँ पर a1 was -50. फर्स्ट टर्म was डिफरेंट. या फिर अगर मैं कोई भी रैंडम सेकंड टर्म इज डिफरेंट, या फिर nth टर्म इन एवरी एपी इज डिफरेंट. तो मतलब सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम रहने की वजह से हमारे कोई भी दो एपी सेम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे. एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, ये तो पकड़ के चल लिए, बट एपी हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है वो भी मैटर करेगा. हमारा ये जो A1 है मतलब स्टार्ट ऑफ एन एपी, ये कहाँ से होता है वो भी मैटर करेगा ही करेगा. मतलब हमारा A1 क्या रहेगा उसके ऊपर पूरा का पूरा खेल रहेगा. बराबर है, भले ही हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहे. इसीलिए हम एक ऑब्जर्वेशन क्या लिखते हैं जी? any AP is unique when its first term and its common difference is well defined.
फर्स्ट टर्म मतलब हमारा ए से शो करेंगे और कॉमन डिफरेंस विथ डी से शो करेंगे। मतलब मेरा कोई भी अगर ए पी रहेगा उसको अगर मुझे डिफाइन करना है, उसको अगर स्पेसिफाई अगर करना है, तो मुझे ये दो चीजें तो पता होनी चाहिए ही चाहिए, ए एंड डी। ए एंड डी पता होनी ही चाहिए। तो अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैंने आपको ए दिया और डी दिया, आप पूरा का पूरा ए पी फाइंड आउट कर सकते हो? A is 10 and D is, let's just say, 3। एटलीस्ट पहले 7 से 8 टर्म्स तो निकाल लो। A is equal to 27 and D is equal to -4। A is equal to 50 and D is equal to -12। A is equal to -19 and D is equal to, चलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उसको। हमें फर्स्ट टर्म ऑलरेडी पता है, नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चलेंगे। हमारा जो भी कोई सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, तो भाई पता कैसे करें कि भाई वो एपी है कि नहीं। ओके, डिफाइन हो गया सबका, इजी है। पहला वाला 10, नेक्स्ट 13, 16, 19, आपको बस सिंपली बनाना है। यहाँ पर 27, 23, 19, 15, 11, 7 लाइकवाइज जाएगा। यहाँ पर 50, 38, 26, 14, 2, -10 लाइकवाइज जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, प्लीज डू इट। जस्ट ध्यान देना अभी। लेट जैसे मेरा एक सीक्वेंस डिफाइन किया है जी 2n-1, और यहाँ पर मेरा दूसरा एक सीक्वेंस डिफाइन किया है जी भाई n² - 2n। अब दोनों तो फॉर श्योर सीक्वेंस है, बट दोनों में से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है, हमें ये चेकआउट करना है। अब ये चेकआउट करने के लिए अब हम हमेशा इसके वैल्यूज डाल के कॉमन डिफरेंस निकालते बैठेंगे? नहीं। तो उसके लिए हमारे पास सीधा एक एल्गोरिदम है जी। फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेन an। an तो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए इसको ऑब्टेन करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। रिप्लेस n विथ n+1 टू गेट an+1। बेसिकली हमें an तो मिल गया, हमें n+1 टर्म चाहिए, उसका अगला वाला टर्म चाहिए। परफॉर्म
ए एन प्लस वन माइनस ए एन if result is independent of n, if result is independent of n, it is an arithmetic progression. If not, then it is not an AP. अब इसको अप्लाई करके भी देखेंगे हमारे ये दोनों एग्जांपल्स के ऊपर। हमारा कोई भी सीक्वेंस एपी है कि नहीं, कैसे चेकआउट करें, पहले पे अप्लाई करके देखते हैं जी। फर्स्ट स्टेप ऑब्टेन ए एन हमारा क्या है जी, ए एन इज 2n minus 1. Next, replace n with n plus 1 to obtain an plus 1. मेरा an plus 1 क्या रहेगा, n की जगह पर अब हम n plus 1 लिखेंगे तो भाई 2 टाइम्स ऑफ n plus 1 minus 1, इसको सिंप्लीफाई करो 2n plus 2 minus 1, तो बेसिकली क्या बन जाता है 2n plus 1 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परफॉर्म an plus 1 माइनस an, मतलब दिस माइनस दिस करना है। an plus 1 माइनस an, ये क्या हो जाएगा 2n plus 1 माइनस 2n माइनस 1। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाता है, प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल, हमें कांस्टेंट टर्म क्या मिला, फिर हमें रिजल्ट क्या मिला जी 2 मिला। अब 2 कैसा है, चौथे वाला पार्ट देखना है। इफ रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, क्या इसके अंदर n आ चुका है, इसके अंदर n नहीं है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, ये एक एपी रहेगा। अगर ये रिजल्ट के अंदर अगर n रहता तो ये एपी नहीं रहता। नेक्स्ट वाले पे अप्लाई करके देखते हैं। ए एन क्या है जी हमारा एन स्क्वायर माइनस 2n, हमारा ए एन प्लस 1 क्या रहेगा, लेट जैसे दिस इज इक्वेशन 1, ए एन प्लस 1 क्या रहेगा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, यहाँ पर माइनस 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2n कैंसल, तो ये एन स्क्वायर माइनस 1 ये आया, लेट जैसे दिस इज इक्वेशन 2। परफॉर्म दिस माइनस दिस, तो देखो क्या बन जाता है एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस दिस एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसल, क्या बचा जी हमारा 2n माइनस 1। अब देखो 2n माइनस 1 ये डिपेंडेंट ऑन n रहेगा, n क्या है उसके हिसाब से ये डिफरेंस आ रहा है, n अगर 1 रहेगा तो ये 1 आएगा, n अगर 2 रहेगा तो ये 3 आएगा, n अगर 5 रहेगा तो ये 9 आएगा, तो मतलब ये डिपेंडिंग ऑन n रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ स्टेप ये एपी है या नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, फर्स्ट वाला हमारा एपी। और अगर हम एपी के डेफिनेशन को देखेंगे तो भाई एपी का डेफिनेशन यही बोलता है, अ डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या रहता है जी, कॉमन डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन प्लस डी, एन का वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो देखो क्या बन जाता है, ये a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, n इज इक्वल टू 2 डालूंगा तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी, a इज इक्वल टू 3 डाला तो a4 इज इक्वल टू
A3 प्लस डी, इस तरीके से जा रहा है, बराबर है। बट अब यहाँ पर अगर ये प्रीवियस वाला टर्म डाला तो यहाँ पर अगर ये प्रीवियस वाला टर्म डाला तो मतलब हम पहले टर्म के चक्कर में सारे के सारे डिफाइन कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो भाई इस तरीके से सोचो, लेट जैसे हमारे पास एक AP है, A1 A2 A3 A4 A5, ये अप टू जाएगा भाई AN तक। तो हमारा ये जो कॉमन डिफरेंस रहेगा ये क्या रहेगा, A2 माइनस A1 रहेगा, A3 माइनस A2 रहेगा, A4 माइनस A3 रहेगा, ये अप टू AN माइनस 1 तक जाएगा ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेरा A2 क्या बन जाता है, A1 प्लस डी, मेरा A3 क्या बन जाता है, A2 प्लस डी, बट A2 तो A1 प्लस डी है, तो ये क्या बन जाता है, A1 प्लस 2D। यहाँ पर A4 क्या बनेगा, A3 प्लस डी, बट A3 क्या है, A1 प्लस 2D, तो ये बन जाता है जी A1 प्लस 3D। तो सिमिलर पैटर्न अगर आप देखोगे, मेरा अगर A4 है फर्स्ट टर्म प्लस, ये अगर 4 है तो 3 टाइम्स ऑफ D ऐड हो रहा है, ये अगर 3 है तो 2 टाइम्स ऑफ D ऐड हो रहा है। तो मेरा nth टर्म के लिए क्या रहेगा, मेरा फर्स्ट टर्म A प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D क्या होगा जी, ऐड होगा। यहाँ पर कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया, पैटर्न नहीं आया रहेगा, मैं वापस से रिपीट करूंगा, ओके। हम कंसेप्ट देखने के लिए जा रहे हैं जी, जनरल टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP, बेसिकली हम nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले लिख लो, लेट स्मॉल a इज a फर्स्ट टर्म and small d is a common difference for an arithmetic progression then its nth term is defined by, अभी स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए हम जो कर रहे हैं वो है जी हमारा ऑब्जर्वेशन। तो जिनको अब तक कैच नहीं हुआ प्लीज समझ लो, हमने एक ऑलरेडी AP अज्यूम कर लिया है। कोई भी AP अगर यूनिक बनाना है तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए भाई, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, वो हमने दोनों अज्यूम कर लिए। फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D। अब डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है भाई, अगर कोई भी एक टर्म लिया और उसका पहला वाला टर्म लिया, उसके पिछला वाला टर्म लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये तो समझ में आ चुका है अब तक, समझ। नेक्स्ट, अगर मैंने A3 माइनस A2 लिया तो भी ये क्या रहेगा, D ही रहेगा। मैंने A4 माइनस A3 लिया तो ये क्या रहेगा, D ही रहेगा। A1 मेरा मतलब A इज मेरा फर्स्ट। तो ऐसे अगर मैं आगे गया, AN माइनस AN माइनस 1, ये भी क्या रहेगा, D ही रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ये हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, ओके। अब इसी को हम आगे खींच रहे हैं, यहाँ का माइनस पार्ट उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, बट A2 क्या है, A प्लस डी है, तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस डी प्लस डी, A प्लस 2D।
हम हमेशा पहले टर्म में ही डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि पहले टर्म के पहले कुछ है क्या? नहीं, ओरिजिन तो शुरू वहीं से हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा जी, A4 इज इक्वल टू, यहाँ का -A3 उधर जाएगा तो +A3 +AD, बट A3 क्या है? A+2D, बराबर है। A3 इज A+2D, तो A+2D+D, ये क्या बन गया जी? A+3D बन गया। पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो भाई एक और बार जाते हैं। A5 क्या बन जाएगा जी यहाँ पर? A4+D, बट A4 क्या है? A4 इज A+3D, तो A+3D+D, A+4D। अब पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको किसके ऊपर ध्यान देना है वो बताता हूं। आपको ये A के नीचे आगे जो सफिक्स लगा है उसके ऊपर ध्यान देना है, और हर जगह पर देखो आपका ये पहला वाला टर्म A तो अकेला इकलौता वैसा ही आ रहा है, बराबर है। आपका कौन चेंज हो रहा है? आपके जो D के साथी है वो चेंज हो रहा है। तो आपको दो जगह पर ध्यान देना है। फर्स्ट सफिक्स, A का सफिक्स, नेक्स्ट D का कोएफिशिएंट, उसके ऊपर ध्यान देना। सेकंड टर्म के लिए हमने A के साथ D को एक बार मिलाया, A2 के लिए हमने D को एक बार मिलाया, A3 के लिए D को हमने 2 बार ऐड किया, A4 के लिए D को हमने 3 बार ऐड किया, A5 के लिए D को हमने 4 बार ऐड किया। पैटर्न समझ में आ रहा है? तो अगर मेरा सफिक्स अगर अब AN रहेगा तो मुझे A के अंदर D को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, an+1 इज इक्वल टू A+n टाइम्स ऑफ D। n का वैल्यू 4 डाला मुझे 5वां टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 3 डाला मुझे 4था टर्म मिलेगा। समझ में आ रहा है? बट हम ये वाला nth टर्म, हम n+1 टर्म के लिए नहीं जाते, हम nth टर्म की बात करते हैं। ये क्लियर है? जिनको नहीं समझा है वापस से नोट्स के अंदर देख लेना, पहले तो अभी लिख लो। Then its nth term is defined by an is equal to A plus n-1 times of D. आपको एक AP दिया हुआ है भाई कुछ इस तरीके से 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। और लेट से ये आएगा कहाँ तक? 433 तक। Find 20th and 52nd term for given AP. Also find total number of terms. क्योंकि देखो ये AP का आखिरी वाला टर्म क्या है? 433, ये उसका आखिरी टर्म है, मतलब यहाँ पर वो खत्म हो रहा है। n का वैल्यू फाइनाइट है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? n फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अगर nth टर्म क्या रहेगा हमारा? 433, बट उसके पहले हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? ये अगर मेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो मेरे को A20 एंड A52 फाइंड आउट करना है। ये क्लियर है? हम बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है।
बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन पता होना चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है तो कॉमन डिफरेंस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 2 - 1 या फिर 3 - 2 करके देखो। कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिला जी, यहाँ पर 3 है, तो सीधा पुट कर दो, आपको A20 एंड A52 मिल जाएगा। ठीक है, आपका देखो यहाँ पर A = 4 है एंड D = क्या है जी, 3 है। फर्स्ट थिंग आपको A20 पूछा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा A +20 - 1 टाइम्स ऑफ D बन जाएगा। वैल्यूज डाल दो, 4 + 19 टाइम्स ऑफ 3, ये क्या बन गया हमारा 61। A52 के लिए क्या बन जाएगा, 4 + 52 - 1 टाइम्स ऑफ 3, ये बन जाता है 4 टाइम्स ऑफ 51 इंटू 3, 163, सॉरी 153, 157 बनेगा। नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हमारा फाइनल टर्म क्या है 433, तो बेसिकली देखो an = क्या दिया है जी 433। तो अब इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पर डालेंगे 433, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, एन का चाहिए। तो हमने an = A + n-1 d के अंदर ये वैल्यूज डाल दी है, 433 = 4 + n-1 टाइम्स ऑफ 3, यहाँ का +4 इधर आएगा तो -4, तो बचा क्या 429 = n-1 टाइम्स ऑफ 3, इधर का 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, 429/3 = n-1, 3 से डिवाइड किया तो देखो क्या मिलता है 143, n-1 = 143, तो n = क्या आएगा 144, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 144। ये क्लियर है? इसके नेक्स्ट वाला पार्ट हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कल क्या देखेंगे, हम इसी पार्ट को आगे बढ़ेंगे। हमने ये जनरल टर्म देखा, बट ये जनरल टर्म कहाँ से देखा, शुरू से देखा। ए इज अवर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा तो हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एपी जरूरी है कि हमेशा फाइनाइट ही रहे, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट अगर फाइनाइट अगर रहा तो अलग टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अभी ये वाली एपी में हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 144। व्हाट इफ अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द 30th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड 50th टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये जो हमने 20th एंड 52nd टर्म निकाला ये तो शुरू से निकाला, ये एपी आगे जाके कहीं पर तो खत्म हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कितने टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स है, जैसे 144। अब अगर ऐसा पूछा रहे तभी वहां से हमने लेफ्ट साइड से फाइंड आउट किया, व्हाट इफ दे आस्क भाई राइट हैंड साइड से एंड से 30वां टर्म निकालो या फिर 50वां टर्म निकालो या फिर 79th टर्म निकालो, तब क्या करेंगे? ठीक है, सीक्वेंस को उल्टा करेंगे, ये भी एक अच्छा ट्रिक है, बट उसके लिए और हम सीधा जैसे ये फॉर्मूला बना है ऐसे वहां पर भी एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करें।